हाय गाइस, आई एम डॉक्टर नीलू मिश्रा। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने स्टडी किया व्हाट इज़ द सेल, व्हाट इज़ द यूकैरियोटिक सेल, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल एंड व्हाट इज़ द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। उसमें हमने स्टडी किया स्ट्रक्चर ऑफ अ एनिमल सेल एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट सेल। देन आज हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्लीज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल, देन आप क्या करेंगे। लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी बायो में जो भी डायग्राम है, जो भी पूछा जाता है कि कोई भी स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस चीज़ का डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर आपको डायग्राम आता है और उसकी सारी लेबलिंग आती है देन आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, आप सब कुछ डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने सिर्फ डायग्राम बनाया हुआ है और इसमें मैंने सारी लेबलिंग की हुई है, बट मैंने कोई भी थ्योरी नहीं लिखी है, यानी कि एवरीथिंग हम डायग्राम से लिखेंगे। इससे क्या है, आपको कुछ भी अलग से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल, तो आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर एक बैक्टीरियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, बिकॉज बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं और हम उसी के स्ट्रक्चर से पूरा स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करेंगे। तो और ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये 9 से 12 के सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9 से 12 में सभी में सेल चैप्टर होता है और सब में क्वेश्चन आते हैं। तो बैक्टीरियम स्ट्रक्चर 9th में भी आता है, 10th में भी, 11, 12 सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देन प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर अगर आ रहा है, आप लिख रहे हैं बैक्टीरियम का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर है, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, यानी कि जो भी प्रोकैरियोटिक सेल होगी उसमें क्या जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, प्रिमिटिव होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। इसमें जो सबसे बैक्टीरिया की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। हम कोई भी डायग्राम जो भी बायो में बनाते हैं उसको लेबल स्टेप बाय स्टेप करते हैं, यानी बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं और सारी चीज़ें के बाद एक लेबल करते हैं। इससे क्या होता है, कोई भी चीज़ छूटती नहीं है और सारा हमारा एक्सप्लेनेशन क्लियर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें सबसे बाहर की लेयर होती है उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसकी सेल वॉल क्या होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है या म्यूरिन की बनी होती है। तो आप चाहें तो इसी सेल वॉल के बगल में ब्रैकेट में लिख सकते हैं म्यूरिन। देन दूसरा क्या है, जो एनिमल जो यूकैरियोट्स यानी प्लांट सेल होते हैं उसकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। सेकंड थिंग क्या है, इसके अंदर जो आप ये थिक लेयर देख रहे हैं ये क्या होता है, कैप्सूल होता है। बैक्टीरिया में कैप्सूल पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद फिर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो जो सबसे अंदर ये यहाँ पे जो इनर लेयर होती है वो क्या होती है, अंदर की तरफ थोड़ी सी इन्वर्टेड आती है, मुड़ जाती है, और इसको हम बोलते हैं मीसोसोम। ये मीसोसोम क्या होते हैं, साइट्स ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं, यानी बैक्टीरिया में जो भी रेस्पिरेशन होता है वो मीसोसोम से ही होता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें एंडोस्पोर पाए जाते हैं। देन आप मेंशन करेंगे एंडोस्पोर। देन इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी लिक्विड मटेरियल पाया जाता है, फ्लूइड पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो आप उसको लिख सकते हैं साइटोप्लाज्म। आफ्टर दैट बैक्टीरिया में स्टार्टिंग में ही फ्लैजला होते हैं, तो आप लिखेंगे कि फ्लैजला पाए जाते हैं। पूरी बॉडी में इस तरह से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं पिलाई, यानी कि आप इनको मेंशन करेंगे, इन स्ट्रक्चर्स को आप क्या बोलेंगे, दीज आर पिलाई। ये मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। आफ्टर दैट हम बारी बारी से आएंगे। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया होता है उसका जो डीएनए होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है, यानी कि वो प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, क्योंकि उसको हम न्यूक्लियाइड बोलते हैं। इसलिए डीएनए क्या होता है, किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है, इसलिए इसको हम मेंशन करेंगे डीएनए, और ब्रैकेट में आप न्यूक्लियाइड भी लिखेंगे। इसके साथ साथ क्या है, इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं। जब भी आप राइबोसोम मेंशन करेंगे, आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में 80s राइबोसोम पाए जाते हैं। तो आप राइबोसोम के साथ ही ब्रैकेट में लिखेंगे 70s। देन उसके बाद बैक्टीरिया में एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है, जिसको कि हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए होता है। ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेबल होता है, यानी कि प्लाज्मिड अपने आप रेप्लिकेट करता है और इसकी नंबर ऑफ कॉपीज बनाई जाती हैं। अभी आज के डेज में जो भी ड्रग्स या जो भी हमारे मेडिसिन्स बनते हैं या बायो प्रोडक्ट्स बनते हैं बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, उसमें जो भी हम मल्टीप्लिकेशन डीएनए का करते हैं वो प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर यूज़ करते हैं। ये बहुत ही एडवांस थोड़ा आगे का है, तो मैं आपको जस्ट शॉर्ट में बता दे रही हूँ। तो प्लाज्मिड क्योंकि सेल्फ रेप्लिकेबल होता है, इसीलिए इसका यूज़ आज बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ही लार्ज स्केल में होता है। देन उसके बाद क्या होता है, इसमें जो बैक्टीरिया होता है उसमें कुछ ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल और कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स भी पाई जाती हैं। आप ये देख सकते हैं, ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स।
जो बैक्टीरियम में यानी कि प्रोकैरियोट्स में जो ग्लाइकोजन होता है या ऑयल ड्रॉपलेट्स होते हैं, ये प्रोकैरियोट्स के लिए स्टोरेज फूड मटेरियल का काम करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जो भी प्रोकैरियोट्स होते हैं जैसे वो फोटोसिंथेटिक नहीं कर सकते, जबकि बैक्टीरिया में कुछ कीमोसिंथेटिक होती है, बट ये फूड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो उसके अपने सर्वाइवल के लिए जो फूड चाहिए वो उसमें क्या होता है, ग्लाइकोजन और ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में ही उसमें सेव होता है, स्टोरेज होता है। तो ये था टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरियम। और आप अगर हर एक लेबलिंग के साइड में ही वहाँ पे उसका फंक्शन लिख देते हैं, जैसे कि कैप्सूल है, कैप्सूल क्या करता है, म्यूसिलेज स्लाइम को सिक्रीट करता है। तो क्योंकि ये कैप्सूल ही बैक्टीरिया की एडवर्स कंडीशन में उसकी रक्षा करता है, इसीलिए इसमें कैप्सूल पाया जाता है। सिमिलरली सेल वॉल के बगल में आप म्यूरिन लिख देते हैं। मीसोसोम साइट ऑफ रेस्पिरेशन है, आप रेस्पिरेशन लिख देते हैं। जो भी इसके राइबोसोम आप ब्रैकेट में 70S लिख देते हैं। सिमिलरली डीएनए जो है उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ये लिख सकते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें डायग्राम में मेंशन करते हैं तो भले ही एग्जाम में आप थ्योरी नहीं लिखते हैं, आपको डायग्राम देके ही पूरे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि जो भी एग्जामिनर होता है उसे पता होता है कि स्टूडेंट को सारी चीज़ें क्लियर है और आपने सारी चीज़ें इसमें मेंशन की। और अगर आपका यही लॉन्ग क्वेश्चन आता है लिखने के लिए प्रोकैरियोट्स पे, तो आप सिंपल डायग्राम ड्रॉ करिए और जो भी लेबलिंग करिए इनको पॉइंट वाइज 1 by 1 लिखते रहिए, तो आपकी 10-15 ऑलरेडी पॉइंट्स हो जाएंगे जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये था किसी भी डायग्राम को एक्सप्लेन करने का या कैसे हम किसी शॉर्ट क्वेश्चन को लॉन्ग बना सकते हैं, ये इसका तरीका था। आप डायग्राम सीखिए और हर एक पॉइंट्स को पॉइंट वाइज लिखते जाइए। तो कैसा लगा आपको आज का ये टॉपिक? हमें लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आता है। ये सारा NCERT बेस्ड टॉपिक है जो मैं बना रही हूँ। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चंस है या कोई टॉपिक ऐसा है जो आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, मैं आपके लिए वो टॉपिक लेके आऊँगी। इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सेल ऑर्गेनेल्स। कल मैं आपके लिए जो वीडियो बनाऊंगी वो सेल ऑर्गेनेल्स पे बनाऊंगी। इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो कल आप सेल ऑर्गेनेल्स का वीडियो मैं आपके लिए शेयर करूंगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी और भी है तो आप मुझे neelumishra999@gmail.com पे मेल भी कर सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी का रिस्पॉन्स दूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन।